today's video is super helpful for all BCom semester 6 students. Today we are going to cover Unit 3 of GST and Custom Law, and if you are preparing for your semester exams or just want a better understanding of these concepts, you are in the right place. Stay with me till the end, and if this video helps you, don't forget to like the video, comment your doubts and subscribe for more easy to understand study content. Okay, so इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं नोट्स के लिए कि नोट्स सेंड कर दो, नोट्स सेंड कर दो। एंड मैंने पहले ही यूनिट 1 में ये क्लियर कर दिया था कि जो नोट्स है वो पेड है, तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेजेस मत करो कि आप नोट्स सेंड कर दो, क्योंकि नोट्स पेड हैं। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आप तब तक आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। एंड मैं कोई आपसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं कर रही हूँ। मैं जो भी चार्ज कर रही हूँ वो मैं अपनी मेहनत का चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप एक बेयर मिनिमम अमाउंट तो आप दे ही सकते हैं नोट्स के लिए, अगर आपको पढ़ना है तो। और अगर आपको करना है कुछ तो ऑब्वियसली जिसे पढ़ना होगा वो नोट्स ज़रूर खरीदेगा, एंड जिसे नहीं करना ही नहीं है। एंड अगर आप चाहें तो आप खुद से नोट्स लिख के भी बना सकते हैं, बट आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ नोट्स को परचेज़ कर लीजिए। एंड इफ़ अगर आपको है कि आप खुद से अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। ठीक है, सो मैं अब इस लेसन को स्टार्ट कर रही हूँ, इस लेक्चर को। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें जो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में, दैट इज़ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपॉर्चमेंट्स ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आज हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने 2 यूनिट्स की वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कवर करी थी। जो आपकी यूनिट 2 थी वो 27 मार्क्स की थी, और आपकी यूनिट 1 18 मार्क्स की थी, और यूनिट 2 भी आपकी 18 मार्क्स की है। तो जो आपकी ये जो 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सबसे ज़्यादा वेटेज कवर कर रही है। यूनिट 4 और यूनिट 5 आपकी ज़्यादा कवर नहीं कर रही मार्क्स को, बट हाँ उसमें से भी काफ़ी आएगा। यूनिट 4 आपके 15 मार्क्स की है, एंड सेम एज़ यूनिट 5। ओके, सो मैं अब इस लेक्चर को स्टार्ट कर रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आईटीसी क्या होता है? आईटीसी का मतलब है जब जैसे हम जीएसटी वगैरह पे करते हैं परचेजेस पे, तो उसमें ना हमें एक क्रेडिट क्लेम करने का ऑप्शन होता है कि आपने परचेज़ किया और आप सेल भी कर रहे हो, तो आपने जो परचेज़ किया है ना, आप उस पर जो आपको टैक्स पे करना था तो वो आप अपनी सेल से सेट ऑफ कर सकते हो, तो आपको ये सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको मेनली क्या मिलता है, सेट ऑफ का बेनिफिट। तो जो इसका जो ये जो पहला इसका जो मीनिंग है मैं इसको रीड कर रही हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्लेमिंग क्रेडिट फॉर द जीएसटी यू पेड ऑन परचेजेस। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जो भी जीएसटी पे किया अपनी परचेजेस पे, ठीक है, दैट आर यूज टू मेक टैक्सेबल सेल्स आउटपुट, जो किसके लिए यूज़ हो जाता है बाद में, आपकी सेल्स आउटपुट्स के लिए। ठीक है, यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव टू पे ऑन योर सेल्स बाय क्लेमिंग द टैक्स यू ऑलरेडी पेड ऑन योर परचेज। जिस परचेजेस पे आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, तो आपको ना फिर आप मतलब जितना टैक्स पे कर चुके आप उतना अपनी सेल्स को फिर उससे सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा जिसकी कॉस्ट क्या थी 10,000 रुपीज़, और आपने उस पर 18% जीएसटी दिया 1,800 रुपये। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अपने जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर आपने जो उससे प्रोडक्ट बनाया और फिर उसकी सेल कर दी 15,000 में, और आपने उस पर जीएसटी चार्ज किया 2,700 रुपये। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को 2,700 देने की जगह आप उसमें से 1,800 जो आपने परचेज पे किया था वो वाला आप आईटीसी में क्लेम डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ 900 जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट आपको ये शो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आपकी इनपुट कितना है। ठीक है, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन यू कैन क्लेम आईटीसी इन जीएसटी। आप कब आईटीसी क्लेम कर सकते हो जीएसटी में, आप आईटीसी के लिए कब एलिजिबल होते हो? यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपली। यू मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, आपने आपके पास जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स कैन क्लेम आईटीसी। यू मस्ट हैव अ वैलिड टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। आपके पास एक वैलिड
टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, एक वैलिड डेबिट नोट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, द इनवॉइस मस्ट क्लियरली शो जीएसटी, और जो इनवॉइस है उसमें क्लियरली जीएसटी शो होना चाहिए कि आपने कितना अपने इनपुट्स पे जीएसटी पे किया है। ठीक है, यू मस्ट हैव रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, और आपके पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव होने चाहिए। ठीक है, फिजिकल रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास, प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ये क्या है, नेसेसरी है। सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स टू गवर्नमेंट, और जो सप्लायर है उसने क्या करना चाहिए, उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होना चाहिए। ठीक है, उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे, मतलब उसने किया है कभी टैक्स पे, है ना, गवर्नमेंट को, तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी इफ़ द सेलर हैज़ नॉट पेड जीएसटी, अगर सेलर ने जीएसटी पे ही नहीं किया तो आप उसको नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, इफ़ यू मस्ट हैव फाइल्ड द जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 3B, अगर आपको इसके लिए जीएसटी रिटर्न 3B फाइल करनी पड़ेगी, तभी आपको आईटीसी का क्लेम मिलेगा। ठीक है, विदाउट रिटर्न फाइलिंग आईटीसी वॉन्ट बी क्रेडिटेड, अगर आप इस जीएसटी रिटर्न 3B में आप जब तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे तब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज, जो सप्लायर को पेमेंट है वो 180 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए, उस अदरवाइज़ अगर नहीं होती है तो आईटीसी वो क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा और रिक्लेम्ड होगा वो आफ्टर पेमेंट। ठीक है, टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी, आईटीसी को क्लेम करने के लिए क्या टाइम लिमिट है, यू कैन क्लेम आईटीसी बिफोर द अर्लियर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से पहले जो भी आप हो रहा है आप उस तब क्या कर सकते हो, आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अब जो अभी जैसे अभी वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, अभी वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 25-26, और जो नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 26-27। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा मतलब 26-27, उसकी आपको 30 नवंबर 2026 से पहले पहले क्या करनी होगी, रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है, या फिर आपने क्या कर दिया, जो एनुअल रिटर्न आपकी फ़ाइल होती है, या तो आपने अपनी एनुअल रिटर्न पहले फ़ाइल कर दी है, या आपने फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर से पहले पहले रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर आपने इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले की है तो क्या होगा, आप आईटीसी उसमें उस टाइम पे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल है, यू रिसीव्ड गुड्स, आपको रिसीव्ड गुड्स मिले 15 मई 2024 को, और इसकी इनवॉइस की डेट क्या है, 12 मई 2024। यू कैन क्लेम आईटीसी ओनली इफ़ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर आप जीएसटी के अंडर क्या हो, रजिस्टर्ड हो। यू हैव रिसीव्ड द गुड्स, आपके पास गुड्स आ चुके हैं, आपने सप्लायर को टैक्स पे कर दिया है, आपने जीएसटी रिटर्न 3B फाइल कर दी है, तो लेटेस्ट टाइम टू क्लेम आईटीसी, उसका जो फिर लेटेस्ट टाइम होगा आपके आईटीसी क्लेम करने का वो क्या होगा, 30 नवंबर 2025। अगर आपने इस तक आपने क्लेम के लिए नहीं अप्लाई किया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा अनलेस एनुअल रिटर्न इज़ फाइल्ड। जब तक अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया पहले तो आपको तभी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप 30 नवंबर तक इस क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, अगर आपने प्रोडक्शन के लिए आपका बिजनेस है और आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल अगर आपने परचेज़ किए, यूज़ किए, तो उसमें आपको आईटीसी अलाउ होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस यूज से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद है ऑफिस रेंट, अगर आपने ऑफिस का रेंट पे किया है और उस पर टैक्स लगा है तो उस पर क्या होगा, आपको आईटीसी अलाउ होगा। आप रेंट पे कर रहे हो और आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो आप उसमें से अपने उसको आईटीसी को सेट ऑफ कर सकते हो, अपने टैक्स को। ठीक है, ये भी एक बिजनेस एक्सपेंस है। लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज़, आपने ऑफिस यूज़ के लिए क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, तब उसमें भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये कैपिटल गुड है बिजनेस के लिए। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये चीज़ कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये चीज़ें खरीद रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, अगर आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कर रहे हो तब भी आप क्या कर सकते हो, आपको आईटीसी अलाउ होगी। यू कैन बी क्लेम्ड इन द नेक्स्ट रिटर्न, जो भी आपकी नेक्स्ट रिटर्न फाइल होगी तब आप उसमें क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, मार्केटिंग सर्विस कर रहे हो, ये भी आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तब इसमें भी क्या होगा, आपको आईटीसी अलाउ होगा, और इसका रीजन क्या हो गया, बिजनेस प्रमोशन। जो भी बिजनेस से रिलेटेड है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हेन यू कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट,
इनएलिजिबल मतलब कि कौन सा टैक्स क्रेडिट है जो एलिजिबल नहीं है, कब आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू पे जीएसटी ऑन समथिंग यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी। अगर आप किसी चीज़ पे जीएसटी पे कर रहे हो आप तब भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, ठीक है। दीज आर ईदर बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। वो किसकी वजह से हो सकता है, वो ब्लॉक्ड क्रेडिट की वजह से हो सकता है, जो किस में दे रखा है, सेक्शन 17 क्लॉज 5 में दे रखा है जीएसटी एक्ट के। और नॉन कंप्लायंस विद जीएसटी रूल, अगर आपने जीएसटी के रूल्स के साथ कोई नॉन कंप्लायंस किया है तब भी आप क्या हो, आप आईटीसी के लिए इनएलिजिबल हो। आईटीसी नॉट अलाउड इफ़ यू डोंट हैव टैक्स इनवॉइस, आपके पास टैक्स इनवॉइस ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या होगा, आपका जो आईटीसी है वो अवेलेबल नहीं होगा। सप्लायर हैज़ नॉट पेड जीएसटी, आपने जीएसटी ही कभी पे नहीं किया तो आपको आईटीसी क्लेम क्यों ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। यू हैव नॉट फाइल्ड जीएसटी रिटर्न, आपने जीएसटी R3B में आपने GSTR3B में अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तब भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। यू यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एग्जाम्प्ट और पर्सनल पर्पस, आपने गुड्स और सर्विसेज यूज़ किए एग्जाम्पशन के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए तब भी आपको इसमें आईटीसी क्लेम नहीं होगा। आईटीसी या तो पर्सनल वो बिजनेस पर्पस के लिए ही क्लेम होगा। और अगर आप किसी चीज़ पे एग्जम्पशन है तो एग्जम्पशन वाले गुड्स और सर्विसेज पे भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसमें जो पहला टॉपिक है वो आता है ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 क्लॉज 5 में दे रखा है CGST एक्ट में। दीज आर परचेजेज और एक्सपेंसेस वेयर आईटीसी इज़ नॉट अलाउड, ये वो परचेज और खर्चे हैं जहाँ पे आईटीसी अलाउ नहीं होता, जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ पे आपको क्लेम नहीं देंगे। अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हो हम आपको तब भी यहाँ पे आईटीसी नहीं देंगे, लेकिन वो कब नहीं देंगे, मोटर व्हीकल्स फॉर पर्सनल यूज़, आपने क्या किया, मोटर व्हीकल ख़रीदा पर्सनल यूज़ के लिए। अब जैसे आप एम्प्लॉय हो आप ओनर हो बिज़नेस के और आपने एक मोटर व्हीकल ख़रीदा है आने जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, पर उससे आप अपना पर्सनल यूज़ भी तो कर रहे हो, आपका पर्सनल कंजम्पशन भी तो हो रहा है, तो इसके लिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते इसकी परचेज़ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको आईटीसी क्लेम नहीं होगा क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ये सब चीज़ें, अगर आप आपको फूड वगैरह, आप ऑफिस आ रहे हो, आप फिर बाहर खा पी रहे हो और आप बोल रहे हो कि अब यहाँ पे हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे, यहाँ पे हम दिखा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप ये भी पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हो, आप खुद को आप खुद को पीस देने के लिए कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, तो ये आपका पर्सनल बेनिफिट में आएगा, यहाँ पे भी आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ये भी आपका पर्सनल नेचर है तो इस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपकी क्लब मेंबरशिप, जिम वगैरह, ये पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए है, बिजनेस यूज़ में नहीं आता, यहाँ भी आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपकी बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो कैपिटल यूज़ में आएगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आईटीसी अलाउ नहीं होगा। आपका जो गुड्स है वो खो गया, लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तब भी तो ये भी क्या है, बिजनेस यूज़ में नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आईटीसी ब्लॉक्ड है। फ्री सैम्पल्स और गिफ्ट, आप अपने एम्प्लॉय को फ्री सैम्पल्स दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं हो रही, तो इसको हम क्या टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। पर्सनल यूज़ गुड्स और सर्विसेज, आपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स और सर्विसेज की परचेज़ करी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपको आईटीसी क्लेम नहीं होगा, ठीक है। ओनली बिजनेस यूज़ इज़ अलाउड फॉर आईटीसी। एवरी सिचुएशन वेयर आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड, अच्छा अदर सिचुएशन, जो भी अदर सिचुएशंस है आईटीसी जहाँ पे क्लेम नहीं होता वो क्या क्या है। इवन इफ़ नॉट ब्लॉक्ड इट इज़ डिनाइड, यू डोंट फॉलो जीएसटी रूल, जैसे अगर ये ब्लॉक्ड भी नहीं है, ठीक है, पर आईटीसी यहाँ पे डिनाइड कर रहा है तो आपने क्या किया होगा, आपने जीएसटी रूल फॉलो नहीं किए होंगे, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, या तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आपके पास एक वैलिड इनवॉइस नहीं है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सप्लायर हैज़ नॉट पेड जीएसटी टू गवर्नमेंट, जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे ही नहीं किया है तो उसको क्या होगा, आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा। यू डिड नॉट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुए हैं, फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी है गुड्स और सर्विसेज की, तभी आप क्या कर सकते हैं, आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी। यू डिड नॉट फाइल जीएसटी रिटर्न, आपने
आपने जीएसटी रिटर्न ही फाइल ही नहीं की है, तब आपको क्या मिलेगा, आपने जीएसटी रूल फॉलो ही नहीं किया तो आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। यू डिड नॉट पेड द सप्लायर इन 180 डेज, आपने 180 डेज़ के अंदर अंदर सप्लायर को पे ही नहीं किया है, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द क्लेम ऑफ आईटीसी। यू मिस द ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया, जो 30 नवंबर वाली जो एनुअल रिटर्न वाली डेट थी, आपने क्या किया, उसको मिस कर दिया। आप ना तो आपने 30 नवंबर तक आपने आईटीसी क्लेम के लिए अप्लाई किया, ना ही आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको क्या होगा, आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, टाइम वेड, आपने क्या कर दिया, टाइम बाट कर दिया, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, टाइम निकल चुका है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यू बोट स्नैक्स एंड टी फॉर ऑफिस गेट्स एंड पेड जीएसटी, तो क्या होगा, आईटीसी अलाउ नहीं होगा क्योंकि फूड और बेवरेजेस पे क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है। एग्जांपल 2, यू परचेज सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग, आईटीसी अलाउ नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो उसमें क्या है, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है। एग्जाम्पल 3, यू फॉरगॉट टू फाइल जीएसटी रिटर्न फॉर द मंथ, तो आईटीसी अलाउ नहीं होगा बिकॉज यू डिड नॉट फॉलो द जीएसटी रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट। अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट मीन्स डिवाइडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केसेस। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या करना, डिवाइड करना, किन केसेस में, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों क्या हो रही है, बोथ बिजनेस और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, या तो वो बिजनेस मतलब दोनों के लिए यूज़ हो रही है, बिजनेस पर्पस के लिए भी और बोथ पर्पस के लिए भी, तो उसमें अपोर्शमेंट हो जाती है, आईटीसी को डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई, या फिर एक तो सिचुएशन ये हो सकती है आप बिजनेस पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए, दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। एक अदर सिचुएशन क्या हो सकती है, आप टैक्सेबल और एग्जाम दोनों सप्लाई आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, तब भी आप अपोर्शमेंट का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन यू कैन क्लेम ओनली द एलिजिबल पोर्शन ऑफ द आईटीसी। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जो भी एलिजिबल पोर्शन है आईटीसी का, आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, द रेस्ट मस्ट बी रिवर्स्ड और नॉट क्लेम्ड, और जो बचा हुआ होगा वो या तो रिवर्स्ड हो जाएगा लेकिन क्लेम नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 1 है, आपने क्या किया, बिजनेस पर्पस के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए लिया, तो यू बाय अ कार और आप उसको यूज़ कर रहे हो 70% फॉर बिजनेस पर्पस एंड 30% फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, आप उससे अपने बिजनेस के भी काम कर रहे हो, अगर आपको अपने एम्प्लॉय को कुछ काम के लिए भेजना है तो आप वहाँ भी उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप 30% अपना पर्सनल यूज़ के लिए भी उसको यूज़ कर रहे हो, आप अपने कार को, तो क्या होगा, तो आप सिर्फ 70% आईटीसी क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, और जो 30% आईटीसी होगा वो रिवर्स हो जाएगा और वो क्लेम नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2, टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई की कुछ आधी चीज़ टैक्सेबल है और आधी चीज़ क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, आपके जो गुड्स है 80,000 के टैक्सेबल है और 20,000 के क्या है, एग्जाम्प्ट है। टोटल कितने हुए, 1 लाख के। ठीक है, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, 80% आईटीसी आपको अलाउ होगी और जो 20% आईटीसी होगी वो रिवर्स हो जाएगी बिकॉज इट रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट सप्लाई। कैलकुलेशन ऑफ अपोर्शमेंट ऑफ आईटीसी। अपोर्शमेंट ऑफ आईटीसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपोर्शमेंट ऑफ इनपुट सर्विसेज रूल नंबर 42। जीएसटी एक्ट के रूल नंबर 42 में दे रखा है अपोर्शमेंट ऑफ इनपुट सर्विसेज। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट इनटू स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस से चलेंगे। लेट्स से टोटल आईटीसी इन कॉमन इनपुट्स इज इक्वल्स टू टी। हमने टोटल आईटीसी मान लिया कि हमारे जैसे हमको टोटल इनपुट मिला कितना, लेट्स से 40,000 का हमें टोटल इनपुट मिल रहा है। ठीक है, T1 आईटीसी फॉर नॉन बिजनेस यूज़। आपको जो T1 है, आपने नॉन बिजनेस यूज़ के लिए क्या किया, आईटीसी क्लेम कर रहे हो। कितना है आपका नॉन बिजनेस यूज़ है, आपका 10,000। आईटीसी फॉर एग्जाम सप्लाई, आपका T2 जो एग्जाम सप्लाई के लिए है वो कितना है आपका 20,000। ठीक है, 20,000। ठीक है, और आपका T3 टैक्सेबल सप्लाईज जो आपकी रिमेनिंग बची कितनी, 10,000। ये क्या है आपकी टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड, इसमें ज़ीरो रेटेड भी इंक्लूड है और जो ज़ीरो रेटेड होती है वो इसमें अलाउ होती है। C2 क्या है, C2 है कॉमन क्रेडिट, आईटीसी फॉर बोथ टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट टू बी अपोर्शन। और जो आईटीसी किस पे मिलेगा, टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट वाले पे जो भी अपोर्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो C2 है वो क्या है, C2 इक्वल्स टू T कितना है हमारा 40,000, T1 कितना है हमारा, अच्छा मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल, सॉरी,
टोटल आईटीसी यहाँ पे 10,000, आईटीसी यूज्ड फॉर बिजनेस 2,000, एग्जाम्प्ट के लिए 3,000, रिमेनिंग कितना 5,000 जो कि हम किसके लिए यूज़ करेंगे, कॉमन क्रेडिट के लिए। यहाँ पे आपकी जो टोटल टर्नओवर है वो कितनी है, आपकी टैक्सेबल टर्नओवर है 80,000, एग्जाम्प्ट टर्नओवर है 20,000, तो आपकी टोटल कितनी हो गई 1 लाख। ठीक है, फिर आप इसको क्या करोगे, प्रोपोर्शनेट रिवर्स करोगे। आपकी जो एग्जाम्प्ट टर्नओवर है उसको क्या टोटल टर्नओवर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर जो आपका C2 है क्रेडिट एग्जाम्प्ट है आप उसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका जैसे आपका जो एग्जाम्प्ट टर्नओवर है वो कितना है, आपकी मतलब कितनी एग्जाम्प्ट है वो कितनी है 2,000, और टोटल कितना है 1 लाख, 20,000 आपका एग्जाम टर्नओवर है और टोटल है आपका 1 लाख। ठीक है, उसमें अपने आपका जो C2 है वो कितना है 5,000, तो आप उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका 1,000 आएगा वो कितना होगा, वो आपका रिवर्स होगा कि कितना आपको रिवर्स हो जाएगा, और जो बाकी का जो बचा हुआ है 10,000 में से 9,000 वो आपको आईटीसी आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, 10,000 माइनस 1,000 रिवर्स्ड। बी, अपोर्शमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का अपोर्शमेंट कैसे करते हैं, ये आपको रूल नंबर 43 में गिवन है। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई। आपके जो कैपिटल गुड्स हैं वो दोनों चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, टैक्सेबल सप्लाई के लिए और एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए। आईटीसी अलाउड ओवर 60 मंथ्स। आपको आईटीसी कब अलाउ होगी, ओवर 60 मंथ मतलब 5 साल तक, प्रोपोर्शनेट टू यूसेज, जब तक आप क्या कर रहे हो उसका यूज़ कर रहे हो। आपका जो कैपिटल गुड है उसकी जो आईटीसी है आपकी है 60,000, और मंथली आपको उस पर कितना आईटीसी मिल रहा है 1,000 रुपये। अगर आपका 60 मंथ कैलकुलेट करके देखा जाए तो 60,000 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1,000। ठीक है, अगर आप इफ़ 30% टर्नओवर इज एग्जाम्प्ट, अगर आपका इसका 30% टर्नओवर एग्जाम्प्ट है, ठीक है, देन क्या होगा, जैसे आपका 30% इसका क्या हुआ 1,000 का 300, तो 30% ऑफ 1,000 आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे हर महीने, 60 महीने तक आप उसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे। तो 300 इंटू 60, तो 300 इंटू 60 करके आपका जो भी आंसर आएगा आप उसको निकाल लेना, आपका फिर उससे रिवर्स निकल जाएगा, और फिर रिवर्स में से आपका जो टोटल निकलेगा उसको आप 60,000 से माइनस कर देंगे ना, आपकी जो आईटीसी होगी वो आपको निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है, वैसे तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, बट मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा मतलब डीप में डाला है। ये आपका एक सेपरेट टॉपिक भी है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका सिलेबस में। ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि जो वो सारे खर्चे जो अलाउ नहीं हैं, वो सारे खर्चे और परचेजेस और खर्चे जो अलाउ नहीं करता क्लेम के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक्ड क्रेडिट बोलते हैं। ब्लॉक्ड क्रेडिट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज़ नॉट अलाउड इवन इफ जीएसटी इज़ पेड। अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तब भी आपको उन खर्चों और उन परचेजेस पे जीएसटी अलाउ नहीं होता। These are mentioned under section 17 clause 5 of the CGST Act 2017. These items are blocked by law. Law ने ही इन आइटम्स को क्या किया है, ब्लॉक किया है, मेनली बिकॉज दे आर इधर पर्सनल इन नेचर और डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस। या तो किसकी वजह से, या तो ये पर्सनल नेचर के हैं या फिर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बिजनेस ऑपरेशन से, तो उनको क्या कर दिया, ब्लॉक्ड कर दिया। ठीक है, मोटर व्हीकल्स अप टू 13 सीट्स। अगर आपकी मोटर व्हीकल्स अप टू 13 सीट्स है तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ पर्सनल यूज़ ट्रीट करेंगे। ठीक है, कि आपने उसको फैमिली के लिए ख़रीदा होगा आप, ठीक है, फैमिली ट्रेवल के पर्पज़ से ले ख़रीदा होगा आप, 13 लोगों की गाड़ी क्यों ही खरीदोगे, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ पर्सनल यूज़। अलाउड इफ़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग और रीसेल। एग्जाम्पशन अगर इसके लिए क्या है कि अगर आप इसको ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए और रीसेल के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ही आप इस आईटीसी, आपको यहाँ पे आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज़ आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस पर्सनल कंजप्शन माना जाएगा, लेकिन अलाउड इफ़ पार्ट ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट, आप इवेंट वगैरह कुछ कर रहे हो अपने उसमें, ठीक है, और आपने उसके लिए क्या किया, आपने फूड और केटरिंग के लिए आपने रखा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है और इससे आपको बिज़नेस के लिए आपने अपने बिज़नेस प्रमोशन के पर्पज़ से ये इवेंट करा है, इवेंट रखा है, तो उसमें क्या होगा, आपको आईटीसी अलाउ होगा। हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी पर्सनल कंसिडर की जाएगी। अलाउड इफ़ बिजनेस प्रोवाइड दिस सर्विसेज, अगर आपका बिजनेस ही स्किन केयर वगैरह का है तो आपको क्या होगा, आईटीसी अलाउ होगा। लाइफ एंड हेल्थ सर्विसेज पर्सनल इन नेचर है, लेकिन अलाउ होगा इफ़ एम्प्लॉयर इज़ लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। अगर एम्प्लॉय को हमने लीगली बोला है कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, आईटीसी अलाउ होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी,
जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हो गई, तो उसमें क्या होगा, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो आपको उससे रिटर्न भी तो मिलेगा, आपकी एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट हो गई, तो उस पर क्या होगा, आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन अलाउड ओनली इफ़ फर्दर सप्लाई फॉर सेम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्ट वर्क। ठीक है, अगर आप इसके अलावा और भी फर्दर सप्लाई कर रहे हो फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट वर्क का मतलब आपका काम ही इन सब चीज़ों का है, तब क्या होगा, आपको अलाउ होगा। गुड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसको क्या एज अ ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस उसको ट्रीट करेंगे। नॉट अलाउड, अगर ये बिजनेस यूज़ के लिए भी है तो भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके गुड्स खो गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, आपने फ्री सैंपल बांट दिए, तो भी आपको बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आईटीसी का ये हमेशा ब्लॉक्ड रहता है, ऑलवेज ब्लॉक्ड, किसी भी सिचुएशन में इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन, अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हो तो क्लियरली वो बिजनेस यूज़ के लिए नहीं है, इस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स को याद करने के लिए यहाँ पे मैंने एक इजी ट्रिक दी है, मिनीमोनिक्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, MFCBHWLP। जैसे M से मोटर व्हीकल्स, F से फूड एंड बेवरेजेस, C से क्लब मेंबरशिप, B से ब्यूटी हेल्थ एंड ट्रीटमेंट, H से हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, W से वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन, L से लॉस्ट स्टॉलन डिस्ट्रॉयड गुड्स, P से पर्सनल कंजम्पशन। आप इस तरह से ये याद कर सकते हो। इजी ट्रिक है ये ब्लॉक क्रेडिट्स आइटम को याद करने की, और जल्दी से याद भी हो जाएगा, MFCBHWLP। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डिफरेंस आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैंने PYQ भी देखे थे, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको अच्छे से देख लेना। बाकी मैं आपके लिए एक बार रीड कर दे रही हूँ। अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट डिवाइडिंग ITC व्हेन इनपुट्स आर यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट और बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस, ये होता है अपोर्शमेंट। और इसके अलावा ब्लॉक्ड क्रेडिट ITC दैट इज़ नॉट अलाउड इट ऑल अंडर लॉ सेक्शन 17 क्लॉज 5। इसके लीगल प्रोविजन, इसका जो सेक्शन 17 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 17 क्लॉज 2, और इसमें रूल 42 एंड रूल 43, और इसमें क्या है, सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ द CGST एक्ट। ITC अवेलेबिलिटी इसमें पार्शियली अलाउड होगा, इसमें कम्प्लीटली डिसअलाउड होगा। रीज़न फॉर रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या है, क्योंकि इसमें मिस यूसेज हो रहा है बोथ फॉर बिजनेस, पर्सनल या फिर टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई। इसमें क्या है, स्पेसिफिक आइटम्स को ब्लॉक्ड कर दिया गया है बाय लॉ। ठीक है, कंट्रोल ऑफ टैक्स पेयर, इसमें किसका टैक्स पेयर का कंट्रोल है, हाँ जी, अपोर्शमेंट में है, लेकिन इसमें ब्लॉक्ड क्रेडिट्स में नहीं है। इसका एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स मैं करा चुकी हूँ, और आपको अगर रीड करने हैं तो आप रीड कर लेना, मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, वट आर कैपिटल गुड्स इन GST। GST के अंदर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 19 ऑफ द CGST एक्ट 2017, कैपिटल गुड्स मीन्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसको हम क्या मानते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे, जिसको हम अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या होंगे, हमारे कैपिटल गुड्स होंगे। कैपिटल गुड्स आर दोज एसेट्स और मशीन दैट आर यूज्ड इन बिजनेस। उसको हम रीसेल के लिए यूज़ नहीं करते, जो हमारे बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने चेयर वगैरह खरीदी, लैपटॉप्स खरीदे, कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, टेबल खरीदी, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो हमारे बिजनेस में काम आ सके। उसको हम रीसेल नहीं कर रहे, लेकिन अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है वो हमारे, तो वो क्या होगा, हमारे कैपिटल गुड्स होंगे। हैव लॉन्ग टर्म यूज़, हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका लॉन्ग टर्म यूज़ होता है, उसको नॉट, वो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए नहीं होती। नॉट देयर वैल्यूज़ रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स एज एसेट्स। अकाउंटिंग बुक्स में हम उसकी वैल्यू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एज एसेट्स, नॉट एक्सपेंसेस। हम उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। मशीनरी इन फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है, तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। ऑफिस कंप्यूटर, कंप्यूटर में ऑफिस है, तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। टूल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, हम कुछ, हमारा काम कंस्ट्रक्शन का है और हम कंस्ट्रक्शन के लिए हमने कुछ टूल्स खरीदे हैं, तो क्या वो हमारे बिजनेस के लिए हैं, हाँ जी हैं। ठीक है, प्रिंटर बोर्ड फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए हमने प्रिंटर खरीदा ताकि हम अपने ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट कर सकें, तो वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग गुड्स, हमने रॉ मटेरियल खरीदे गुड्स को बनाने के लिए, तो क्या वो कैपिटल गुड्स है, नहीं, वो हमारा कैपिटल गुड्स नहीं है, वो हमारी कंज्यूम्ड गुड्स हैं, उसको हम एसेट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, जो रॉ मटेरियल होंगे वो हमारी परचेज में जाएगा।
ऑफिस टी, कॉफ़ी मशीन फॉर स्टाफ, तो वो भी क्या है, वो भी हमारे उस कैपिटल गुड्स में नहीं है, उसको भी एज अ पर्सनल और कंज्यूमेबल एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। व्हेन आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इज़ नॉट अलाउड, कब कैपिटल गुड्स पे आईटीसी अलाउड नहीं होता, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है, हमने लैपटॉप ख़रीदा, ठीक है, अपने घर के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, तब क्या होगा, आईटीसी अलाउ नहीं होगा। आपने यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाइज ओनली, ठीक है। एक जो डॉक्टर है वो डायग्नोस्टिक मशीन यूज़ कर रहा है ओनली फॉर एग्जाम्ड हेल्थ सर्विसेज, अपनी हेल्थ सर्विसेज को एग्जाम्प्ट करने के लिए, तो क्या होगा, आईटीसी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ द CGST एक्ट, वो क्या होगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट होगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, अलाउ नहीं होगा। अगर गुड्स खो गए, चोरी हो गए, गिफ्ट में दे दिया, तब भी क्या होगा, आईटीसी अलाउ नहीं होगा। यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई नॉट अपोर्शन प्रॉपरली, और उसको प्रॉपरली अपोर्शन नहीं किया गया है, जैसे कि इफ़ कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाईज एंड प्रॉपर अपोर्शमेंट इज़ नॉट डन अंडर रूल 43, तो आईटीसी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। कैपिटल गुड्स के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं। इफ़ कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई और बोथ बिजनेस एंड पर्सनल, देन आईटीसी इज अपोर्शन ओवर 5 years 16 month एज पर रूल 43 ऑफ द CGST रूल। ये कैसे वर्क करेगा, कैलकुलेट द टोटल आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स, हमने टोटल आईटीसी कैलकुलेट करनी है अपने कैपिटल गुड्स पे। फिर हमें क्या डिटरमाइन करना है, परसेंटेज ऑफ एग्जाम्प्ट यूज़, कि हमने एग्जाम्प्ट यूज़ कितना किया उसकी परसेंटेज डिटरमाइन करनी है, ठीक है। और नॉन बिजनेस यूज़ के लिए कितना किया उसकी परसेंटेज डिटरमाइन करनी है। फिर हमें रिवर्सल अमाउंट निकालेंगे, जो भी हमारा एग्जाम्प्ट यूज़ था, एग्जाम्प्ट यूज़ परसेंटेज थी, उसको अपनी टोटल आईटी से मल्टीप्लाई करके 60 मंथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब क्या निकल के आ जाएगा हमारा रिवर्सल अमाउंट। एवरी मंथ यू रिवर्स दैट पोर्शन ऑफ आईटीसी बाय रिड्यूसिंग इट फ्रॉम योर क्रेडिट, आप उसको हर महीने क्या कर रहे हो, आईटीसी को रिवर्स कर रहे हो अपने पोर्शन से, ठीक है। एग्जाम्पल है, यू बोट मशीनरी फॉर 60,000 और उस पर आपने जीएसटी पे किया, ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी है और उस पर जीएसटी जो था वो कितना था, 10,800, मतलब परचेज पर जो जीएसटी होता है वो आईटीसी हो गया आपका, ठीक है। आपको इतना क्लेम करना है, आपका जो यूसेज कितना है, 70% टैक्सेबल है और 30% आपकी एग्जाम सप्लाईज है। तो आप रिवर्सल कितना कर रहे हो पर मंथ, 30% इंटू टोटल आईटीसी डिवाइडेड बाय 60 मीन 60 मंथ तक, क्योंकि उसको टोटल 5 साल ऐसे माना जाता है। 54, सो ईच मंथ यू हैव टू रिड्यूस योर आईटीसी बाय 54 फॉर 60 मंथ्स, ठीक है। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क, आईटीसी उन कैपिटल गुड्स पे जो आपने जॉब वर्क के लिए भेजे हुए हैं। व्हाट इज़ जॉब वर्क, जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क मीन सेंडिंग गुड्स टू अ पर्सन, जॉब वर्कर हु फॉर प्रोसेसिंग, रिपेयरिंग और एनी ट्रीटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ओनर, ठीक है। आपने जैसे अपने गुड्स को एक पर्सन को भेजा हुआ है, वर्कर को भेजा हुआ है, किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए या किसी ट्रीटमेंट के लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ओनर के बिहाफ पे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, आईटीसी क्या होगा, अलाउ होगा। येस, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स कैन बी क्लेम्ड इवन इफ द गुड्स आर सेंट टू अ जॉब वर्कर, अगर आपने जॉब वर्कर के पास अपने गुड्स को सेंड किया है तब भी आपको आईटीसी क्या होगा, अलाउ होगा। द कैपिटल गुड्स रिमेन इन द पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल बट आर टेम्परली विद द जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग, जो कैपिटल गुड्स क्या होंगे, रिमेन इन द पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के ही पोजिशन में रहेंगे, बट टेम्परली क्या हो गए, वो जॉब वर्कर की पोजिशन में चले गए, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो क्या होगा, आईटीसी अलाउ होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर आर ट्रीटेड एज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा कि वो अपने बिजनेस के लिए ही उन्होंने भेजा गया है, ठीक है। द प्रिंसिपल कैन क्लेम फुल आईटीसी, इसमें प्रिंसिपल क्या कर सकता है, अपनी पूरी आईटीसी को क्लेम कर सकता है इन कैपिटल गुड्स पे। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द जॉब वर्कर, जब वो जो गुड्स है वो जॉब वर्कर से रिटर्न हो जाएंगे, दे आर ट्रीटेड एज रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल विदाउट फर्दर जीएसटी, वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे कि वो प्रिंसिपल ओनर के पास वापस आ गए हैं, उस पर कोई भी फर्दर जीएसटी नहीं लगाए, ठीक है। द प्रिंसिपल मस्ट इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है, उसके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम द जॉब वर्कर, और जॉब वर्कर से। इसका एक एग्जाम्पल है, अ कंपनी बाइज अ मशीन, एक कंपनी ने मशीन खरीदी, कैपिटल गुड्स खरीदे एंड सेंड इट टू अ जॉब वर्कर फॉर असेंबली और रिपेयर, असेंबली के लिए या रिपेयर के लिए उसने जॉब वर्कर को क्या भेजी, अपनी मशीनरी भेजी। द कंपनी कैन क्लेम आईटीसी ऑन दिस मशीन, कंपनी
उस पर आईटीसी क्लेम कर सकती है अगर उसने मशीनरी अपनी जॉब वर्क के पास भेजी है तो भी। व्हेन द जॉब वर्क इज़ डन, जब जॉब वर्क हो जाएगा, द मशीन रिटर्न्स टू द कंपनी, वो कंपनी के पास वापस चली जाएगी। एंड नो जीएसटी इज चार्ज ऑन दिस मूवमेंट, उस जीएसटी पे कोई, उस मूवमेंट पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 18, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कब आईटीसी की आईटीसी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी अवेलेबल होता है। वो किस में है? सेक्शन 18 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 18 डील्स विद केसेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, जहाँ पे क्या होगा, आईटीसी क्या होगा, अलाउ होगा अंडर स्पेशल सिचुएशन, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में। इवन दो अ स्पेशल पर्सन मे नॉट बी एलिजिबल इन नॉर्मल केसेस, अगर वो नॉर्मल केसेस में एलिजिबल नहीं है तब भी क्या होगा, आईटीसी अलाउ होगा। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। यू कैन अवेल आईटीसी इन दीज 5 स्पेशल सिचुएशन। पहला, न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। आपने एक न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, अब आपने क्या किया है, रजिस्टर्ड किया है। व्हेन अ पर्सन अप्लाइज फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर इट। 30 डेज से पहले मतलब वो 13 डेज तक लाइबल हो जाएगा उसके लिए। उससे पहले उन 30 डेज़ के अंडर उसने क्या कर दिया, अपने आप को जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, तब उसको क्या होगा, आईटीसी अलाउ होगा। दे कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अगर उसने सिर्फ एक दिन पहले भी उसको जैसे कि 30 दिन होने से उसने 29th डे पे क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया, तब भी उसको 30th डे पे क्या मिल जाएगा, आईटीसी क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा। गॉट इट। Example, you start a business and get registered on 1st July. You can claim ITC lying in stock on 30th June. जो भी आपके पास 30th जून में स्टॉक पड़ा था, आप उसके लिए आईटीसी क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। इसके बाद आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इफ़ यू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी इवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपने तब भी क्या किया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, यू आर अलाउड टू क्लेम आईटीसी। आपको आईटीसी क्लेम के लिए आप अलाउ होगे। जो भी आपका इनपुट में स्टॉक होगा, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स होंगे, ठीक है, ऑन द डे बिफोर रजिस्ट्रेशन। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले जितने भी आपके स्टॉक पड़े थे, उन सब पे क्या होगा, आपको आईटीसी अलाउ होगा। एग्जाम्पल, आप एक स्मॉल ट्रेडर हो जिसका टर्नओवर कितना है, 15 लाख है, ठीक है, वो क्या करता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर लेता है, तो शी कैन क्लेम आईटीसी ऑन अनसोल्ड गुड्स इन स्टॉक। ठीक है। स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम। आपने कंपोजिशन स्कीम, आप पहले कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते थे, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, रेगुलर स्कीम ले ली। कंपोजिशन स्कीम क्या थी, जब आपको सिर्फ, आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हो और आपको सिर्फ एक ही जीएसटी पे करना है, आपको बहुत सारी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करनी, आप चाहते हो कि आपको सिर्फ एक ही जीएसटी पे करना पड़े अपनी टर्नओवर पे, तो आप क्या करते हो, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जाते हो। तो आप कंपोजिशन स्कीम के अब अंडर नहीं आ रहे। अगर आप अब रेगुलर स्कीम से स्विच कर रहे हो, रेगुलर स्कीम पे स्विच कर रहे हो, तब आपको क्या होगा, आईटीसी का क्लेम आपको मिलेगा। इफ़ अ पर्सन ऑप्ट्स आउट द कंपोजिशन स्कीम्स, अगर एक पर्सन है वो कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर देता है एंड चूजेस द रेगुलर स्कीम, तो क्या होगा, उसको आईटीसी अलाउ होगा। जो भी उसके इनपुट्स होंगे, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स होंगे, जो भी उसके कैपिटल गुड्स होंगे, उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ यूज़। जो भी उसका पर क्वार्टर यूज़ होगा, उसको 5% से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे उसकी कैपिटल गुड्स को। एग्जाम्पल, अ बेकरी अंडर द कंपोजिशन स्कीम, एक बेकरी थी, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आती थी, जिसने क्या कर दिया, नॉर्मल स्कीम पे शिफ्ट कर दिया, तो कैन नाउ क्लेम आईटीसी, वो अपनी आईटीसी क्लेम कर सकती है। जो भी वो आटा वगैरह यूज़ करती है, ठीक है, और मशीनरी यूज़ कर सकती है विद डेप्रिसिएशन रूल के साथ। गुड्स एंड सर्विसेज बिकमिंग टैक्सेबल, गुड्स और सर्विसेज कब टैक्सेबल होते हैं, व्हेन एग्जाम्प्ट गुड्स सर्विसेज बिकम टैक्सेबल यू कैन क्लेम आईटीसी। जब भी आपके एग्जाम्प्ट गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल हो जाते हैं, तब आप क्या करते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। जो भी आपका इनपुट्स इन स्टॉक है, आपके सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हैं, आपके कैपिटल गुड्स हैं, अगर ऐसी कुछ सप्लाई में है तो भी वो क्या हो जाएंगे, आप उन पर आईटीसी क्लेम कर सकोगे। एग्जाम्पल, ice cream was exempt and become taxable. The manufacturer can now claim ITC on old stock and machine used. जो आइसक्रीम थी वो क्या थी, एग्जम्प्ट थी, ठीक है, और अब टैक्सेबल हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरर क्या होगा, आईटीसी को क्लेम कर सकता है, जो भी उसके पास ओल्ड स्टॉक और मशीनरी यूज़ में है। ठीक है। इसके बाद आते हैं चेंज इन बिजनेस ओनरशिप। इन केस ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, ट्रांसफ़र और सक्सेशन ऑफ बिजनेस, ITC that remains unutilized in the books of transferor, old owner, जो भी old owner होगा, can be transferred to the transferee, new owner, वो
क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है न्यू ओनर को। इस पर कुछ कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने के लिए। आपने मस्ट फाइल फॉर्म ITC 01, आपने ITC 01 वाला जो फॉर्म है वो एक कंपल्जन है, वो आपने फाइल किया होना चाहिए, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग एलिजिबल होने के 13 डेज़ के अंदर। मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जो कि 1 साल से पुराना ना हो। मस्ट यूज़ द गुड्स और सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पज़, जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज है आप उसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ये भी आपको मस्ट होना चाहिए। व्हेन ITC इज़ नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 18 के अंदर कब ITC अवेलेबल नहीं होता, इफ़ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज़, जब आप पर्सनल पर्पज़ के लिए गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। इफ़ ITC इज़ ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 5, अगर ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर है तो भी क्या होगा, ITC अलाउ नहीं होगा। व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। नॉर्मल केस में इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। इन GST नॉर्मली द सप्लायर कलेक्ट GST फ्रॉम द बायर एंड पेज टू द गवर्नमेंट। नॉर्मल केस में क्या होता है, सप्लायर GST कलेक्ट करता है बायर से और उसको किसको दे देता है, गवर्नमेंट को दे देता है। जैसे कि एग्जांपल, यू बाय अ लैपटॉप फ्रॉम अ डीलर, आपने डीलर से क्या खरीदा, लैपटॉप खरीदा। द डीलर चार्ज GST, डीलर ने GST चार्ज किया और डीलर ने क्या कर दिया, उस GST को गवर्नमेंट को पे कर दिया। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसिपेंट होता है, जो बायर होता है गुड्स का, ठीक है, वो क्या होता है, वो लायबल होता है GST पे करने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, ठीक है। RCM क्यों यूज़ किया जाता है, RCM इज़ यूज्ड टू वाइडन टैक्स कवरेज, टैक्स कवरेज को बढ़ाने के लिए। टैक्स रजिस्टर्ड, टैक्स अनरजिस्टर्ड डीलर्स, ठीक है, जो भी टैक्स अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनके लिए, ठीक है। ब्रिंग सर्टन सेक्टर्स, एक सर्टन सेक्टर्स को लाने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, लीगल, सिक्योरिटी, अंडर कंप्लायंस, ठीक है। व्हेन डज RCM अप्लाई, RCM कब अप्लाई होता है, इसकी 3 मेन सिचुएशन है। स्पेसिफिक गुड्स सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 3, CGST एक्ट के सेक्शन 9 क्लॉज 3 में दे रखा है, गवर्नमेंट नोटिफाइज सर्टन सर्विसेज और गुड्स वेयर RCM विल अप्लाई। गवर्नमेंट ने कुछ सर्टन सर्विसेज को नोटिफाई किया था, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर, जिसमें RCM क्या होगा, अप्लाई होगा। इसका जो एग्जांपल है वो है लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट। अगर आप एडवोकेट से, किसी CA से आप लीगल सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, आपका जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है, अगर आप सर्विसेज को क्या कर रहे हो, स्पॉन्सर कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये सारी ये एग्जांपल्स है, ये 3 जो मेन स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं। फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर सेक्शन 9 क्लॉज 14, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से 9 क्लॉज 4 में दे रखा है, व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन बाइज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ चीज़ खरीद रहा है तो GST इज पेड बाय द रजिस्टर्ड बायर अंडर RCM। तो जो GST है वो कौन पे कर रहा है, रजिस्टर्ड जो बायर है वो पे कर रहा है अंडर द RCM। नोट, दिस प्रोविजन इज करंटली एप्लीकेबल ओनली टू This provision is currently applicable only to specific situations like promoter buying from unregistered person in real estate। ये अभी तक किस में है, रियल एस्टेट में, कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो किससे बाय, जो प्रमोटर्स है वो किससे बाय कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किस में, रियल एस्टेट के अंदर। ये प्रोविज़न अभी तक सिर्फ यही एप्लीकेबल है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज IGST एक्ट, इम्पोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया के बाहर से क्या कर रहे हो, सर्विस को इम्पोर्ट कर रहे हो। द रिसिपेंट इन इंडिया पेज GST अंडर RCM, जो रिसिपेंट होगा, जो रिसीवर होगा इंडिया में, वो क्या करेगा, वो GST पे करेगा RCM के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, यू टेक अ सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम US कंपनी, यू पे IGST अंडर RCM। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन ली है US कंपनी से तो आप क्या कर रहे हो, IGST पे कर रहे हो अंडर RCM डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। हाउ टू पे RCM, आपको RCM कैसे पे करनी है, पे GST इन कैश, आप GST इन कैश पे कर रहे हो तो यू कैन नॉट यूज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर दिस, आप इसमें ITC का यूज़ नहीं कर सकते। फाइल इट इन GST रिटर्न 3B अंडर द RCM सेक्शन के अंदर GST रिटर्न 3B फाइल करनी पड़ेगी। देन यू कैन क्लेम ITC ऑन इट, तब आप क्या कर सकते हो, ITC क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। इफ़ एग्जाम्पल्स ऑफ RCM, पहला, सर्विसेज ऑफ अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA, इफ़ अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस, इफ़ द रिसिपिएंट बिजनेस हैज़ टू पे GST अंडर RCM, और जो रिसिपेंट बिजनेस है उसको क्या करना पड़ रहा है, RCI पे करना पड़ रहा है अंडर RCM, ठीक है। इस सिचुएशन में एग्जांपल है इसका, एक होलसेलर है, उसने क्या किया, एक ट्रक हायर किया गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो GST जो पे होगा वो कौन पे करेगा, जो होलसेलर होगा RCM के अंदर, ठीक है। सेकंड है लीगल सर्विस बाय एन एडवोकेट, कोई एडवोकेट है वो लीगल सर्विस दे रहा है,
व्हेन अ रजिस्टर्ड बिजनेस टेक सर्विसेज फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट और अ लॉ फर्म, हम एक इंडिविजुअल एडवोकेट के पास जाके या लॉ फर्म में जाके कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस पर जो जीएसटी पेबल होगा वो डायरेक्ट जो रिसीवर है वो पे कर रहा है गवर्नमेंट को अंडर द आरसीएम। अ कंपनी हायर्स अ लॉयर फॉर लीगल एडवाइस, द कंपनी पेज जीएसटी अंडर आरसीएम। उसमें क्या कौन पे कर रहा है, कंपनी पे करेगी जीएसटी अंडर द आरसीएम। स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस है तो व्हेन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय अ कंपनी, कोई एक कंपनी है वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव कर रही है, ठीक है, और कोई पार्टनरशिप फर्म है, दे मस्ट पे जीएसटी अंडर आरसीएम, उनको जीएसटी पे करना पड़ता है आरसीएम के अंदर, ठीक है। अ कंपनी स्पॉन्सर अ क्रिकेट इवेंट, इट पे जीएसटी अंडर आरसीएम, नॉट द इवेंट ऑर्गेनाइजर, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो पे नहीं करेगा, जिसने इवेंट करवा रहा है, जो स्पॉन्सर है उसका वो करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजर नहीं करेगा, जो स्पॉन्सर करवा रहा है वो करेगा, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज व्हेन सर्विसेज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जब सर्विसेज को क्या कर रहे हैं हम इंडिया के बाहर इम्पोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है उसका सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, इंडियन रिसिपेंट पेज आईजीएसटी अंडर आरसीएम, जो भी इंडिया रिसीवर होगा वो आईजीएसटी पे करेगा अंडर द आरसीएम। इसका एग्जाम्पल हमने ऊपर देख लिया था। सिक्योरिटी सर्विसेज है तो व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बाहर हो, आपने क्या किया, एक सिक्योरिटी एजेंसी हायर करी है, द रिसिपिएंट पे जीएसटी अंडर आरसीएम, तो उसमें क्या होगा, जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा आरसीएम के अंदर। जैसे कि एक स्कूल हायर करता है क्या, प्राइवेट गार्ड्स फ्रॉम अ सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी, तो कौन पे करेगा, जीएसटी स्कूल पे करेगी अंडर आरसीएम। रेंटिंग अ मोटर व्हीकल बाय अ नॉन कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, आपने क्या किया है, एक मोटर व्हीकल को रेंट किया है, ठीक है, बाय नॉन कॉर्पोरेट, आप नॉन कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट में। इफ़ अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, आपकी जो एंटिटी है वो नॉन कॉर्पोरेट है, वो क्या कर रही है, व्हीकल को क्या कर रही है, ऑन अ रेंट ले रही है, किससे, कंपनी, टू अ कंपनी, गिव व्हीकल ऑन रेंट, रेंट पे व्हीकल को लेके किसको दे रही है, कंपनी को दे रही है, तो जीएसटी कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी अंडर द आरसीएम। एग्जांपल, अ कार रेंटल सर्विस, इंडिविजुअल है, प्रोवाइड कार टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस, कंपनी पेज जीएसटी, तो उसमें जीएसटी कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो और उससे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो उसमें क्या है, ये एक स्पेसिफिक केस है, इसमें सिर्फ रियल इस्टेट जो सेक्टर है, जैसे कि आपका जो बिज़नेस है वो किस चीज़ का है, घर वगैरह सेल करने का, प्रॉपर्टी डीलिंग में हो आप, रियल इस्टेट का बिज़नेस क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग, आप जो प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर रहे हो, तब उसमें क्या होता है, रियल इस्टेट के सेक्टर में जो बिल्डर जो गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदता है फ्रॉम एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो बिल्डर जो होगा वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड ये यूनिट 3 था आपका, एंड यूनिट 3 के मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।